हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की सीरीज़ चल रही है। टॉप 25 क्वेश्चंस हर क्लास में हम लोग कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने किए थे 75 तक, इस क्लास में करेंगे 76 से 100 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बिगिंस विद द लाइन्स इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी LT ग्रेड 2025 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि ये संगीत प्रेम का भोजन है तो इसे बजाते रहो। तो 76 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, ट्वेल्थ नाइट इज़ द राइट आंसर। सी द एक्सप्लेनेशन। विलियम शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट और वॉट यू विल इज़ अ कॉमेडी अबाउट द क्रॉस ड्रेसिंग, शिपरेक सर्वाइविंग, ब्यूटीफुल लिविंग गर्ल who finds herself at the center of a story so average love triangle। तो लव ट्रायंगल दोस्तों किसमें भी देखने को मिलता है? ट्वेल्थ नाइट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 इज ऑन योर स्क्रीन। फ्राइल्टी दाई नेम इज वूमन इज अ फेमस लाइन फ्रॉम द प्ले। औरत तेरा नाम ही कमजोरी है, ये प्रसिद्ध लाइन किस प्ले से है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रेजेडी हैमलेट। Hamlet is the right answer. See the explanation. Hamlet, the hero of Shakespeare's masterpiece play Hamlet, utters this famous phrase, "Frailty, thy name is woman" in Act First, Scene Second. In fact, he is recalling the beautiful memories of his mother and deceased father. वो अपने मदर जर्ट्रूड और अपने मरे हुए फादर की सुंदर यादों को याद कर रहा है। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में वो ये बात कहता है कि औरत तेरा नाम ही कमजोरी है। औरत कितना अपने आप को कमज़ोर समझने लगती है। वो अपनी माँ के लिए बात कहता है कि उसके फादर जब दुनिया में नहीं रहे तो उसने जर्ट्रूड ने जो है क्लाउडियस से शादी कर ली, उसके अंकल से। इस बात से उसे बहुत दुख होता है हेमलेट को। चलते क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 इज ऑन योर स्क्रीन। Which of the following critics preferred Shakespeare's comedies to his tragedies? कौन से आलोचक ने शेक्सपियर की कॉमेडीज़ को ज़्यादा पसंद किया उसकी ट्रेजेडीज़ की अपेक्षा? तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? डॉक्टर जॉनसन इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जॉनसन इज़ द राइट आंसर। सी द एक्सप्लेनेशन। Samuel Johnson was an English writer who made lasting contribution to English literature as a poet, playwright, essayist, moralist, लिटरेरी क्रिटिक, बायोग्राफर, एडिटर एंड लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर मीन्स दोस्तों होता है जो डिक्शनरी लिखता है। ही प्रिफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज़ टू हिज ट्रेजेडीज़। और डॉक्टर जॉनसन शेक्सपियर की कॉमेडीज़ को ज़्यादा पसंद करते थे उनकी ट्रेजेडीज़ की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 79 इज ऑन योर स्क्रीन। इन विच शेक्सपियरियन प्ले ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड। ऑडिपस कॉम्प्लेक्सेस दोस्तों किस में है? हैमलेट में आता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड्स द मदर। द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज अ टर्म यूज्ड बाय सिगमंड फ्रायड इन हिज थियरी ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट टू डिस्क्राइब अ बॉयज फीलिंग ऑफ डिजायर फॉर हिज मदर एंड जेलेसी एंड एंगर टुवर्ड्स हिज फादर। In Shakespeare's famous tragedy Hamlet, this term is reflected। तो सिगमंड फ्रायड का ये बहुत ही फेमस टर्म है और हैमलेट फेमस ट्रेजेडी में ये देखने को मिलता है, जिसमें अ बॉयज फीलिंग ऑफ डिजायर फॉर हिज मदर, जो अब मदर की प्रति उसकी जो इच्छाएँ होती हैं, सेक्सुअल डिजायर्स एंड जेलसी एंड एंगर टुवर्ड्स हिज फादर, और क्रोध और ईर्ष्या जो उसके अंकल क्लाउडियस थे, यानी जो उसके फादर थे, दूसरे फादर, तो उसको इसमें प्रेजेंट किया गया ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 इज ऑन योर स्क्रीन। विच वन इज़ नॉट अ फूल इन शेक्सपियर्स प्लेज। इनमें से कौन सा फूल नहीं है? करेक्ट आंसर करिए दोस्तों। 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कह रहा है इनमें से कौन सा फूल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, जैक्स एज यू लाइक इट इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जैक्स इसमें फूल नहीं है, बाकी ट्रिंक्यूलो द टेम्पेस्ट में है, द ग्रेव डिगर्स हैमलेट में है, टच स्टोन एज यू लाइक इट में है, फेस्टिव ट्वेल्थ नाइट में है। तो करेक्ट आंसर 80 का ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
Jacks is one of the main character in Shakespeare's As You Like It. He is known as the melancholy Jacks. He is not a fool, a faithful lord to Duke Senior. Jacks has an exaggeratedly melancholy disposition and a devoted though cynical observer of the world that surrounds him. Question number 81 is on your screen. सोनेट नंबर 130 से क्वेश्चन है दोस्तों. देखिए सोनेट नंबर 130 का क्वेश्चन. सोनेट नंबर 130 ऑफ शेक्सपियर बिगिंस विद दिस लाइन, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, ऑफन डब्ड अ स्पूफ द सोनेट. तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा 81 का. 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. 81 का कमेंट बॉक्स में करिए करेक्ट आंसर. 81 का आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर. पैरोडीज द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव, सॉनेट्स बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर. 81. चलते हैं 82 की ओर. ज़्यादा दोस्तों बड़ा अगर एक्सप्लेनेशन होगा तो मैं पॉज कर दूंगा, आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा. Sonnet number 130 was written by the English poet and playwright William Shakespeare, though most likely written in the 1590. Like many other sonnets from the same period, he parodies the conventions of Elizabethan love sonnet, both in content and structure. His poem wrestle with beauty, love and desire. Question number 82 is on your screen. In the 12th night, Malvolio reads aloud while alone Maria's forged letter. He is utterly ignore other characters and audience who would actually engage in some kind of dialogue with him. This give rise to. तो 82 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में करिए. 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक आयरोनीज. Dramatic irony involves a situation in a play or a narrative which the audience or reader shares with the author, knowledge of present and future circumstances of which a character is ignorant. In this situation, character unknowingly acts in a way we recognize to be grossly inappropriate to the actual circumstances or expects the opposite of what we know that fate holds in store, or says something that anticipates the actual outcome but not at all in the way that the character intends. In the play 12th Night, Malvolio approaches on the path. Talking to himself, he speaks to Olivia. Sir Toby and others can't help jeering at Malvolio's pride from this hiding place, but they do it softly so that he will not overhear them and realize that they are there. तो एक बार इसको दोस्तों पढ़ लीजिएगा आप लोग. 83 क्वेश्चन नंबर 83 इज ऑन योर स्क्रीन. शेक्सपियर soliloquies are defined as a locution dominating the stage and the attention delivered by a speaker who is alone on the stage. Identify an exception to this definition in the context of Shakespearean tragedy. तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और 83 का करेक्ट आंसर करिए. क्या हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर देख लीजिए चारों ऑप्शन. ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. हैमलेट soliloquy. ऑप्शन नंबर सी. नाउ माइट आई डू इट पैट. Hamlet soliloquy, now might I do it pat, now he is praying and now I will do it appears in Act 3rd, Scene 3rd. This soliloquy is exception in the context of the definition of Shakespeare's soliloquy, who is alone on the stage. In present soliloquy, both Hamlet and Claudius are present. After speaking his dialogue, Claudius kneels on the stage, then Hamlet enters on the stage and speaks his soliloquy. तो दोस्तों ये उस समय की बात है जब उस अंकल क्लाउडियस जो है वो प्रे कर रहा था भगवान की, और वो हैमलेट उसको मारने को सोचता है लेकिन उस समय उसे नहीं मारता है. क्वेश्चन नंबर 84 इज ऑन योर स्क्रीन. आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो दैट मेक्स हैमलेट सुपीरियर टू एलिजाबेथन रिवेंज प्लेज.
तो बताइए दोस्तों 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अवेयरनेस ऑफ द मोरल। ऑप्शन नंबर डी, अवेयरनेस ऑफ द मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवेंज। 84 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, often shortened to Hamlet, is a tragedy written by William Shakespeare between 1599 and 1601. Awareness of the moral implications of revenge is the element that makes Hamlet superior to Elizabethan plays. Question number 85 is on your screen. Who speaks the following line in Hamlet? Something is rotten in the state of Denmark. ये दोस्तों लाइन किसने बोली थी हैमलेट में? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। 85 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए? 85 किसने कहा था? मार्सेलस। किसने कहा था दोस्तों? मार्सेलस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, जो गार्ड ऑफिसर होता है मार्सेलस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। The line "something is rotten in the state of Denmark" appears in Hamlet in Act 1st, Scene 4th. This line is spoken by Marcellus. It is one of the most recognizable lines in all of Shakespeare's work. Question number 86 is on your screen. Identify the critic who posited this view. The levity of Hamlet, his repetition of phrase, his puns are not part of a deliberate of dissimulation but a form of emotional relief. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा? किसने कहा दोस्तों? तो 86 का ऑप्शन नंबर ई, टी.एस. इलियट इज़ द राइट आंसर। इलियट क्रिटिक ने बात कही है। T.S. Eliot posited this view in his critical essay Hamlet and his Problems. उन्होंने अपने critical essay Hamlet and his Problems में बात कही। The levity of Hamlet, his repetition of phrase. दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इसकी हिंदी भी पढ़ के बताने को आपको ज़रूरत है, as you are a English student, so you well know the meaning of the given sentences. The levity of Hamlet, his repetition of phrase, his puns are not part of a deliberate plan of dissimulation, but a form of emotional relief in the character Hamlet. It is the buffoonery of an emotion which can find no outlet in action. In the dramatist, it is the buffoonery of emotion which he cannot express in art. अगर दोस्तों आप एक्सप्लेनेशन की हिंदी भी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं आगे से हिंदी भी बताता चलूँगा, लेकिन उससे बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी हिंदी नहीं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पॉज करके इसको पढ़िएगा। नेम द क्रिटिक हु सेड दिस ऑफ शेक्सपियर। किस क्रिटिक ने शेक्सपियर के बारे में ये बात कही है? दोज हु अक्यूज हिम टू हैव वांटेड लर्निंग, गिव हिम द ग्रेटर कमेंडेशन, he was naturally learned, he needed not the spectacles of books to read nature, he looked inwards and found her there. I cannot say he is everywhere alike, were he so, I should do him injury to compare with him the greatest of mankind. तो शेक्सपियर की तारीफ में दोस्तों ये बात कही गई। तो 87 का किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, ये क्रिटिक आपके सामने है। ऑप्शन नंबर बी, जॉन ड्राइडन ने ये बात कही है। जॉन ड्राइडन इज़ द राइट आंसर। तो जॉन ड्राइडन सेड दिस ऑफ शेक्सपियर इन हिज वर्क एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी 1668 में ये बात उन्होंने कही। टू बिगिन देन विथ शेक्सपियर, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। All the images of nature were still present to him, and he drew them not laboriously but luckily. When he describes anything, you may then see it, you feel it too. Those who accuses him to have wanted learning, give him the greater commendation. He was naturally learned, he needed not the spectacles of books to read nature. He looked inwards and found her there. I cannot say he is everywhere alike, were he so. I cannot say he is everywhere alike, were he so. I should do him injury
to compare him with the greatest of mankind. क्वेश्चन नंबर 88 दोस्तों देख लीजिए। शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म। तो किस लिटरेरी फॉर्म से है 88 का, ज़रा देख लेते हैं चारों ऑप्शन। ये तो ऑप्शन बहुत ही आसान है, कॉमेडी, रोमांस, हिस्ट्री। तो दोस्तों आपको पता है मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, ट्रेजी कॉमेडी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ट्रेजी कॉमेडी है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ 16th सेंचुरी प्ले। UPSSB ने भी इसको, UPSSEB ने भी इसको क्या माना था, ट्रेजी कॉमेडी माना था। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ 16th सेंचुरी प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। इट इज़ क्लासीफाइड एज अ कॉमेडी इन द फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो में दोस्तों इसको कॉमेडी कहा गया, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मर्चेंट ऑफ वेनिस को फर्स्ट फोलियो में क्या माना गया है, तो कॉमेडी माना गया, ध्यान रखिएगा। आल्दो इट इज़ नोन एज ट्रेजी कॉमेडी आल्सो। यद्यपि कई क्रिटिक भी इसको ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं और इसको ट्रेजी कॉमेडी माना जाता है, लेकिन अगर ये पूछ दे कि फर्स्ट फोलियो में मर्चेंट ऑफ वेनिस को क्या माना जाता है, तो कॉमेडी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। तो दोस्तों किंग लियर का डोमिनेटिंग थीम क्या होगा, तो फिलियल इनग्रेटिट्यूड इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, फिलियल इनग्रेटिट्यूड। किंग लियर इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। द डोमिनेंट थीम ऑफ दिस प्ले इज फाइनल इनग्रेटिट्यूड, फिलियल इनग्रेटिट्यूड, हेंस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो एहसान फरामोश होना इसका, क्योंकि जो किंग लियर की बेटियां थी, कौन कौन सी मैंने ट्रिक बता रखी है आपको, GRC याद रखिए, गॉनरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। सबसे बड़ी G यानी कि गॉनरिल, रीगन मिडिल और C कॉर्डेलिया सबसे छोटी। क्वेश्चन नंबर 90 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। कौन हैमलेट में नहीं है, बिलोंग नहीं करता, तो ऑफिलिया तो हैमलेट की गर्लफ्रेंड थी, ये सही है। क्लाउडियस उसके अंकल थे, ये भी सही है। और पोलोनियस कौन था, पोलोनियस तो ऑफिलिया का फादर था। तो ये तीन तो हैं, तो कैसियो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कैसियो अपीयर्स इन द प्ले ओथेलो। कैसियर दोस्तों, कैसियो आता है ओथेलो में। इट इज़ रिगार्डेड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ एंड किंग लियर। कैसियो इज ओथेलो's loyal and most beloved captain, hence option D is correct. Question number 91 is on your screen. Which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? Last phase से कौन से belong नहीं करते हैं, तो द टेम्पेस्ट, सिम्बेलाइन, द विंटर्स टेल ये लास्ट फेज से हैं, और मच अडो अबाउट नथिंग स्टार्टिंग में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, मच अडो अबाउट नथिंग सही हो जाएगा। मच अडो अबाउट नथिंग, a comedy written by William Shakespeare. This comedy does not belong to the last phase of Shakespeare's career. 1598-99 में लिखी गई, in the second phase of his life, hence option A is correct. Question number 92 is on your screen. Which of the following Shakespearean plays is in 3 parts? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, कौन सा प्ले 3 पार्ट में है? आप सबको पता भी है कौन सा है। 92 का आंसर करिए। आंसर नंबर डी, हेनरी 6 3 पार्ट में है। हेनरी 6 इज़ द राइट आंसर। द प्ले हेनरी 6 हैज़ 3 पार्ट। दिस प्ले इज़ रिटन बाय शेक्सपियर। हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3। दिस प्ले बिलोंग्स टू हिस्ट्री प्लेस से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 93 इज ऑन योर स्क्रीन। इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाय, तो किसने प्रिंट किया था? टीटी याद रखिए दोस्तों, थॉमस थॉर्पे 1609 में 1601 द कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाई थॉमस थॉर्पे। थॉमस थॉर्पे प्रिंटेड अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट इन 1609, 1609 में याद रखिए इन्होंने प्रिंट किया था इस कलेक्शन को। कलेक्ट किया था 1601 में, प्रिंट किया था 1609 में,
विलियम शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 sonnets and 37 plays in his entire career. 37 नाटक लिखे, 154 सोनेट लिखी, 1 से लेकर 126 तक WH को डेडिकेट हैं, 127 से 152 तक डार्क लेडी को डेडिकेट है और 153-54 क्यूपिड गॉड, लव क्यूपिड गॉड को डेडिकेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, कब डेथ हुई? तो दोस्तों याद रखिए 23 अप्रैल को ही जन्म हुआ, 23 अप्रैल को ही डेथ हुई और 1616 में इनकी डेथ हुई। तो ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल 1616 इज़ द राइट आंसर। 94 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। William Shakespeare was died on 23 April 1616 while he was born on the same date 23rd April 1564. His parents were John and Mary Arden Shakespeare, John Shakespeare and Mary Arden Shakespeare. He is considered the greatest English poet and known as England's national poet also. इनको दोस्तों बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। Hence the correct answer is option number C. Question number 95 is on your screen. What was the name of the house of Shakespeare in Stratford? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, TGT 2016 में पूछा गया कि बताइए कि शेक्सपियर के घर का क्या नाम था स्ट्रेटफोर्ड में जो उनका घर था। तो 95 का दोस्तों क्या नाम था? 95 का न्यू प्लेस इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए न्यू प्लेस इज़ द राइट आंसर। द नेम ऑफ द हाउस ऑफ विलियम शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड वॉज न्यू प्लेस। न्यू पैलेस नहीं है दोस्तों, न्यू प्लेस है, ध्यान रखिएगा, प्लेस। क्वेश्चन नंबर 96 इज ऑन योर स्क्रीन। 100 क्वेश्चन तक हम दोस्तों इसमें करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 96 का दोस्तों क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो लव लेवर लॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी 96 का लव्स लेवर लॉस्ट इज द राइट आंसर। Love's Never Lost is a comedy written by William Shakespeare in his early age of his dramatic career. This play is a social satire dealing with the fashion and fates of the day. Question number 97 is on your screen. Desdemona, famous Shakespearean character, belongs to which of the following plays? तो Desdemona दोस्तों अथेलो की वाइफ थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। Desdemona is a central character in William Shakespeare's popular play Othello. She is a young Venetian beauty who is dared by her father Brabantio. Question number 98, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। Life is but a walking shadow. It is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. Aforesaid lines spoken by Macbeth occur in. ये लाइनें दोस्तों मैकबेथ उस समय बोलता है जब उसकी जो वाइफ होती लेडी मैकबेथ उसकी डेथ पे वो ये बात कहता है। तो 98 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एक्ट 5 सीन 5 ऑफ मैकबेथ। एक्ट 5 सीन 5। द अबव लाइन्स लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग इज स्पोकन बाय मैकबेथ इन एक्ट 5 सीन 5 इन द प्ले मैकबेथ written by William Shakespeare. Question number 99 is on your screen. Which of the following plays of Shakespeare is not a comedy? इनमें से कौन सा कॉमेडी नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। एज यू लाइक इट कॉमेडी है, ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी है, मिडसमर नाइट ड्रीम कॉमेडी है, तो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा ये कॉमेडी नहीं है, ये ट्रेजेडी आती है। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। Antony and Cleopatra 1607 is the most spacious of Shakespeare's tragedies. The plot of this play is based on Thomas North's translation of Plutarch's Lives and follows the relationship between Cleopatra and Mark Antony from the time of the Sicilian revolt to Cleopatra's suicide during the final war of the Roman Republic. So Antony and Cleopatra is not a comedy but a tragedy. इसको रोमन प्ले भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 इज ऑन योर स्क्रीन। विलियम शेक्सपियर्स लव्स नेवर लॉस्ट वॉज अ फ्री एडाप्टेशन ऑफ, बताइए कहाँ से लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी मेनाकेमी ऑफ प्लाउटस इज़ द राइट आंसर। 100 का बी इज़ द राइट आंसर।
William Shakespeare's love never lost was a free adaptation of Menachem of Plautus. Menachem, a Latin language play, is often considered Plautus' greatest play. तो दोस्तों हमने इस क्लास में डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 76 to 100। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको रेगुलर मेरे साथ पढ़ाई करनी है, आपको पीजीटी में सीट पानी है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी आपको करनी है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। लिंक में जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। अपना प्यार सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए इसी तरह रेगुलर क्लासेस लाता रहूँगा और दोस्तों आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप पढ़ते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।